जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता की गणना। ठीक, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ चुके थे कि सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो उसमें हम लोगों ने गणना किया था कि जो सरल एकक कोष्ठिका होती है या आद्य एकक कोष्ठिका होती है उसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो 52.4 होती है, या आप 52 पूरा का पूरा मान सकते हैं। ठीक, तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? तो उसके 8 कोने पर एक एक अवयवीकरण होता है और उसके 6 फलकों के केंद्र पर भी एक एक अवयवीकरण होता है। ठीक, तो अब हम गणना करेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक, अब देखिए इसके कोने पर एक अवयवीकरण, यहाँ पर एक, यहाँ पर 8 पहले कोनों पर रहेगा। उसके बाद एक फलक के केंद्र पर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एक यहाँ रहेगा और एक। ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इनके जो अवयवी कण होते हैं, पहले तो एक गोले का यहाँ रहेगा, ऐसे हम बना लेते हैं एक फलक लेने, फिर दूसरा गोले पर यहाँ रहेगा, अब तीसरा इस प्रकार से रहेगा, चौथा इस प्रकार से रहेगा और पांचवा जो रहता है फलक के केंद्र पर, तो बीचों बीच अगर हम इसका केंद्र इसके केंद्र को मिला दें तो ये क्या हो जाएगी? कोर की लंबाई ए। ठीक, और अगर इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये, अगर यहाँ से यहाँ तक मिलाएं, ठीक, तो अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको क्या मान लें? सी मान लें, तो ये गोले का त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर, और बीच वाले की यहाँ आर, तो 2r, और फिर इसका भी कितना हो जाएगा? आर। तो अगर ध्यान से देखें तो BC बराबर कितना हो जाएगा? अगर r के पद में निकालें तो BC बराबर कितने के? 4r के। अगर हम कोर के लंबाई के हिसाब से BC का मान निकालें तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ABC से। ठीक, तो हो जाएगा BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ठीक, तो BC का मान निकालना है। AB का मान कितना होगा? A स्क्वायर। तो AC का मान भी कितना होगा? A स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है? भुजा है। ठीक, A स्क्वायर, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2A स्क्वायर, अर्थात BC बराबर क्या मिलेगा? करनी में A√2। ठीक, अब इसके पहले हम लिखे हैं BC बराबर 4r के, चूंकि BC बराबर 4r, इसलिए A√2 इधर लिख देते हैं। A√2 बराबर 4r, तो A बराबर हो जाएगा 4r डिवाइडेड बाई √2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2r के। ठीक, क्यों? क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2, तो 2 को लिखेंगे अंडर, 4 को लिखते हैं 2 गुणते 2 4, तो 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, तो एक रूट से 2 रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना? 2√2 इंटू r। ठीक, ये A का मान हो गया। अब हम जानते हैं पैकिंग इफिशियंसी होता है P बराबर होता है Z इंटू 4/3 पाई r³ बटे A³ इंटू 100। Z है परमाणुओं की संख्या। अब देखिए परमाणुओं की संख्या की गणना कैसे करते हैं। इसके कोने पर कितने कण होते हैं? 8। एक एकक कोष्ठिका में उसका योगदान कितना होता है? 1/8 प्लस
इसके फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब फलक के केंद्र पर अगर कोई अवयवी कण उपस्थित रहता है तो उसका योगदान कितना होता है? 1/2। तो 2 से काटेंगे 3 बचेगा, 8 से काटेंगे 1 बचेगा, अर्थात z बराबर हमको मिल जाएगा क्या? 4। ठीक, अब z का मान यहाँ रख दीजिए, तो z का मान हो जाएगा 4 और 4/3 पाई r³ है, ये है। उसके बाद a का मान रखेंगे कितना? 2√2। तो यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। पहले ऐसे रख दीजिए, 2 करनी में 2 इंटू r³। ठीक, तो यहाँ बचा क्या? 4 गुणते 4/3 पाई r³। अब यहाँ अगर करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और इसका गुणा करो भैया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। और इसका करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 करनी में 2। ठीक, हाँ। उसके बाद r³। अब r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। अब आप गणना कर लीजिए, 4 चौके 16 और ये 8 दूनी 16, ये कट गया तो बचा क्या? ऊपर पाई और इधर क्या बचा? 3 करनी में 2 ना, और इंटू कितना? 100। अब अगर आप यहाँ तक तो सही है। अब पाई का मान कितना होता है? 3.14 बटे इसका मान 3 करनी में 2, इसका मान 1.414। ठीक, इंटू 100। अब इसको आप हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पाई/3√2 है इंटू 100। ठीक, अब हम अगर इसका परमेयीकरण कर दें, यानी कि √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो यह ऊपर जाएगा तो करनी में 2, और करनी में 2 से करनी में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 3 दूना 6। अब पाई का मान रख दीजिए 3.14 और करनी में 2 का मान रखेंगे 1.414 बटे कितना है? 6। इसमें से अगर इन सब पूरे को हल करेंगे तो कितना आएगा? 74%। यानी जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है उसका 74% भाग क्या होता है? घेरा होता है। और अगर हम 100 में से 74% को निकाल दें तो जो बचेगा कितना? 26%। तो यह भाग क्या होता है? खाली होता है। यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74%। अब हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि जो SCC होता है उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4%। और FCC की कितनी निकाल चुके हैं? 74%। अब बचा है क्या? BCC की कितनी होगी? और HCP या CCP की कितनी होती है? तो जो HCP की होती है या CCP की होती है वह 74% ही होती है, और BCC की होती है 68%। अब इन्हीं दोनों को हमको निकालना है कि BCC की कितनी होती है और SCP या CCP की कितनी होती है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम अब पढ़ेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक, को पढ़ना है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता, यानी BCC। क्या पढ़ना है? BCC। तो BCC अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक, अब भैया अब देखो, अगर यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से मिला दें
इसको हम यहाँ से अगर मिला दें, ठीक, ये आपकी ए भुजा है, ए कितनी है, ए है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, √2a, ठीक, क्योंकि यह विकर्ण है, ठीक। अगर हम इसको मान लें ए बी, यहाँ मान लें सी, यहाँ मान लें डी, ठीक। अब देखो, अगर हम इसको और इसको मिला दें तो यह भी क्या होगा, एक विकर्ण होगा, जो कि कहाँ से जा रहा है, एकदम बीचों बीच केंद्र से जा रहा है। यहाँ पर भी क्या होगा, एक अवयवी कण होगा। अगर हम इसमें ले लें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी बराबर हमको मालूम है कितना है, कर्णी में 2a। ए सी का मान हमको निकालना है। बी सी बराबर भी मालूम है कितना होता है, ए, क्योंकि ये किसकी लंबाई है, भुजा की लंबाई है, ठीक। तो ए सी बराबर क्या होगा, वही मान हमको निकालना है, ठीक। तो हम यहाँ से गणना कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है, 2√2a का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसका अगर हम वर्क करेंगे तो 2a स्क्वायर, इसका करेंगे तो a स्क्वायर, दोनों को काउंट करेंगे तो आएगा कितना, 3a स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से ए सी बराबर हमको मिल जाएगा कर्णी में 3 × a, ठीक। अगर यहाँ देखिए एक अवयवी कण रहेगा, एक केंद्र पर रहेगा, एक इस कोने पर रहेगा, तो अगर ए सी बराबर हम r के पद में निकालें तो कितना मिलेगा, 4r। अगर दोनों को हम इक्वल कर दें तब हमको मिलेगा 4r बराबर कर्णी में 3 × a, तो a बराबर हो जाएगा 4r बटे कर्णी में 3, ठीक। इतना क्लियर। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जो संकुलन क्षमता P बराबर होता है Z × 4/3 पाई r³ बटा a³ × 100, ठीक। BCC के लिए Z बराबर कितना होता है, 2, तो BCC के लिए Z बराबर 2 होता है, तो यहाँ रखेंगे 2, 4/3 है तो रहने दीजिए, पाई r³, उसके बटे a का मान यहाँ से निकाल लिए हैं 4r बटे कर्णी में 3, तो 4r बटे कर्णी में 3 का हो जाएगा होल³ इंटू यहाँ पर 100। उसके बाद यहाँ आप 8 भी लिख सकते हैं, तो 8/3 पाई r³ बटे 16 चौका 64 r³। अब इसको अगर करेंगे तो यहाँ आएगा 3 कर्णी में 3, तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखो भैया, अगर यहाँ देखिए तो 8 × 8 = 64, ठीक, तो बचेगा ऊपर पाई 3 × 8। अब ये तीसरा जाएगा बटे ऊपर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 पहले से ही है, तो यहाँ पाई कर्णी में 3/8 इंटू। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता की गणना, ठीक। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ चुके थे कि सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो उसमें हम लोगों ने गणना किया था कि जो सरल एकक कोष्ठिका होती है या आद्य एकक कोष्ठिका होती है, उसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो 52.4 होती है, या आप 52 पूरा का पूरा मान सकते हैं, ठीक। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, तो उसके
8 कोने पर एक एक अवयवी कण होता है और उसके 6 फलकों के केंद्र पर भी एक एक अवयवी कण होता है। ठीक, तो अब हम गणना करेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक, अब देखिए इसके कोने पर एक अवयवी कण, यहाँ पर एक, यहाँ पर 8 पहले कोनों पर रहेगा। उसके बाद एक फलक के केंद्र पर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एक यहाँ रहेगा और एक। ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इनके जो अवयवी कण होते हैं, पहले तो एक गोले का यहाँ रहेगा, ऐसे हम बना लेते हैं एक फलक लेने, फिर दूसरा गोले पर यहाँ रहेगा, अब तीसरा इस प्रकार से रहेगा, चौथा इस प्रकार से रहेगा और पांचवा जो रहता है फलक के केंद्र पर, तो बीचों बीच अगर हम इसका केंद्र इसके केंद्र को मिला दें तो ये क्या हो जाएगी, कोर की लंबाई ए। ठीक, और अगर इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये, अगर यहाँ से यहाँ तक मिलाएं, ठीक, तो अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको क्या मान लें, सी मान लें, तो ये गोले का त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर, और बीच वाले की यहाँ आर, यहाँ आर, तो 2r, और फिर इसका भी कितना हो जाएगा, आर। तो अगर ध्यान से देखें तो BC बराबर कितना हो जाएगा, अगर r के पद में निकालें तो BC बराबर कितने के, 4r के। अगर हम कोर के लंबाई के हिसाब से BC का मान निकालें तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ABC से, ठीक, तो हो जाएगा BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ठीक, तो BC का मान निकालना है, AB का मान कितना होगा, A स्क्वायर, तो AC का मान भी कितना होगा, A स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, भुजा है। ठीक, A स्क्वायर, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2A स्क्वायर, अर्थात BC बराबर क्या मिलेगा, करनी में A√2। ठीक, अब इसके पहले हम लिखे हैं BC बराबर 4r के, चूंकि BC बराबर 4r, इसलिए A√2 इधर लिख देते हैं A√2 बराबर 4r, तो A बराबर हो जाएगा 4r डिवाइडेड बाई √2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2r के। ठीक, क्यों, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2, तो 2 को लिखेंगे अंडर, 4 को लिखते हैं 2 गुणते 2 4, तो 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, तो एक रूट से 2 रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2√2 इंटू आर। ठीक, ये ए का मान हो गया। अब हम जानते हैं पैकिंग इफिशियंसी होता है P बराबर होता है Z इंटू 4/3 पाई r³ बटे a³ इंटू 100। Z है परमाणुओं की संख्या। अब देखिए परमाणुओं की संख्या की गणना कैसे करते हैं, इसके कोने पर कितने कण होते हैं, 8, एक एकक कोष्ठिका में उसका योगदान कितना होता है, 1/8, प्लस इसके फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब फलक के केंद्र पर अगर कोई अवयवी कण उपस्थित रहता है तो उसका योगदान कितना होता है, 1/2, तो 2 से काटेंगे 3 बचेगा, 8 से काटेंगे 1 बचेगा, अर्थात Z बराबर हमको मिल जाएगा क्या, 4। ठीक, अब Z का मान यहाँ रख दीजिए, तो Z का मान हो जाएगा 4, और 4/3 पाई r³ है ये है। उसके बाद A का मान रखेंगे कितना, 2√2, तो यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, पहले ऐसे रख दीजिए, 2 करनी में 2 इंटू r का होल क्यूब। ठीक, तो यहाँ बचा क्या, 4 गुणते 4/3 पाई
आर क्यूब। अब यहाँ अगर करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और इसका गुणा करो भैया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। और इसका करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 करनी में 2, ठीक ना। उसके बाद आर क्यूब, अब आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब आप गणना कर लीजिए, 4 चौके 16 और ये 8 दूनी 16, ये कट गया तो बचा क्या ऊपर पाई, और इधर क्या बचा 3 करनी में 2 ना, और इंटू कितना 100। अब अगर आप भाग यहाँ तक तो सही है। अब पाई का मान कितना होता है 3.14 बटे इसका मान 3 करनी में 2, इसका मान 1.414, ठीक, इंटू 100। अब इसको आप हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पाई बटे 3√2 है इंटू 100, ठीक। अब हम अगर इसका परमेयीकरण कर दें, यानी कि √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो यह ऊपर जाएगा तो करनी में 2, और करनी में 2 से करनी में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 3 दूना 6। अब पाई का मान रख दीजिए 3.14, और करनी में 2 का मान रखेंगे 1.414 बटे कितना है 6। इसमें से अगर इन सब पूरे को हल करेंगे तो कितना आएगा 74%। यानी जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है उसका 74% भाग क्या होता है, घेरा होता है। और अगर हम 100 में से 74% को निकाल दें तो जो बचेगा कितना 26%, तो यह भाग क्या होता है, खाली होता है। यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है 74%। अब हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि जो SCC होता है उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है 52.4%, और FCC की कितनी निकाल चुके हैं 74%। अब बचा है क्या BCC की कितनी होगी, और HCP या CCP की कितनी होती है। तो जो HCP की होती है या CCP की होती है वह 74% ही होती है, और BCC की होती है 68%। अब इन्हीं दोनों को हमको निकालना है कि BCC की कितनी होती है और SCP या CCP की कितनी होती है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम अब पढ़ेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक। को पढ़ना है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता यानी BCC। क्या पढ़ना है BCC। तो BCC अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक। अब भैया अब देखो, अगर यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, इसको हम यहाँ से अगर मिला दें, ठीक, ये आपकी A भुजा है, A कितनी है A है, तो इसका मान कितना हो जाएगा √2A, ठीक, क्योंकि यह विकर्ण है, ठीक। अगर हम इसको मान लें A B, यहाँ मान लें C, यहाँ मान लें D, ठीक। अब देखो अगर हम इसको और इसको मिला दें तो यह भी क्या होगा, एक विकर्ण होगा जो कि कहाँ से जा रहा है, एकदम बीचों बीच केंद्र से जा रहा है।
यहाँ पर भी क्या होगा, एक अवयवी कण होगा। अगर हम इसमें ले लें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी बराबर हमको मालूम है कितना है, करनी में 2a। ए सी का मान हमको निकालना है। बी सी बराबर भी मालूम है कितना होता है a, क्योंकि ये किसकी लंबाई है, भुजा की लंबाई है। ठीक, तो ए सी बराबर क्या होगा, वही मान हमको निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ से गणना कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है, 2√2a का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसका अगर हम वर्क करेंगे तो 2a स्क्वायर, इसका करेंगे तो a स्क्वायर, दोनों को काउंट करेंगे तो आएगा कितना, 3a स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से ए सी बराबर हमको मिल जाएगा करनी में 3 × a। ठीक, अगर यहाँ देखिए एक अवयवी कण रहेगा, एक केंद्र पर रहेगा, एक इस कोने पर रहेगा, तो अगर ए सी बराबर हम r के पद में निकालें तो कितना मिलेगा, 4r। अगर दोनों को हम इक्वल कर दें तब हमको मिलेगा 4r बराबर करनी में 3 × a, तो a बराबर हो जाएगा 4r बटे करनी में 3। ठीक, इतना क्लियर। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जो संकुलन क्षमता P बराबर होता है Z × 4/3 पाई r³ बटा a³ × 100। ठीक, BCC के लिए Z बराबर कितना होता है, 2। तो BCC के लिए Z बराबर 2 होता है, तो यहाँ रखेंगे 2। 4/3 है तो रहने दीजिए, पाई r³, उसके बटे a का मान यहाँ से निकाल लिए हैं 4r बटे करनी में 3, तो 4r बटे करनी में 3 का हो जाएगा होल³ इंटू यहाँ पर 100। उसके बाद यहाँ आप 8 भी लिख सकते हैं, तो 8/3 पाई r³ बटे 16 चौका 64 r³। और इसको अगर करेंगे तो यहाँ आएगा 3 करनी में 3, तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो भैया, अगर यहाँ देखिए तो 8 × 8 = 64। ठीक, तो बचेगा ऊपर पाई 3 × 8। अब ये तीसरा जाएगा बटे ऊपर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 पहले से ही है, तो यहाँ पाई करनी में 3 बटे, देखिए तो यहाँ अगर हम 4 से काट दें तो 4 दूनी 8, 4 25 में 100, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3.14 गुणते 1.732 गुणते कितना करेंगे 25 बटे 2, तो 2 से चाहे जो ने के काट दो, 2 × 2 दशमलव आएगा, 2 पंचे 10 ना, और 2 सते 14। अगर आप 1.57 गुणते 1.732 और 25 का गुणा करेंगे तो आएगा 68%, यानी 68%। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत, यानी कि संकुलन क्षमता कितनी होगी, 68%। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि BCC की जो संकुलन क्षमता होती है ना, P% ऑफ BCC = 68%, यानी दिख रहा है कि नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा, तो भैया देख लो, यहाँ देख लो ना कि जो BCC का परसेंटेज होता है संकुलन क्षमता का, 68% भाग क्या होगा, भरा होगा, और जो रिक्त होता है वह कितना रहता है, 32%। ये क्या रहता है, खाली रहता है, एम्प्टी।
ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। अब थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, कुछ लोगों को यहाँ दिक्कत होती होगी, ठीक है। अब देखिए भैया, अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा ऊपर का क्या है, फलक है ना, तो ए भुजा है, तो फलक के केंद्र पर भी एक अवयवी कण रहता है, तो इसकी त्रिज्या 2r हो जाएगी, इसकी r और इसकी r ना। तो इसका अगर हम गणना, इसके पहले हम गणना कर चुके हैं इसकी, तो कितनी होती, 2a हो गया, a का वर्ग इसका वर्ग, तो आ जाएगा √2a। अब यह क्या हो गया, इसके लिए भुजा हो गया, क्या हो गया, भुजा हो गया। अब उसके बाद हम एक इसके कोने से और एक दूसरे किनारे से मैच करा देते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बीसीसी को समझें तो इस तरीके से देखिए, ये हो गया इसके फलक हो गया, ये क्या हो गया, कोई घन हो गया मान लेते हैं, तो एक अवयवी कण यहाँ रहेगा, एक अवयवी कण इसके इस किनारे पर, इस किनारे पर, इस पर और इस पर, ठीक। अब इसको अगर, और ये दोनों जो तीनों गोले होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो अगर हम यहाँ से विकर्ण खींचें तो ये भुजा कितनी है, ए, और ये भुजा भी कितनी है, ए ना। तो इसका अगर दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 2√a, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये हो गई हमारी क्या, भुजा ना, ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण। अब इस विकर्ण, यहाँ से जो विकर्ण है, मतलब यही वाली जो भुजा है, अगर इसको हम इस कॉर्नर से जोड़े, कहने का मतलब इस वाले कोने को इस वाले कोने से जोड़े ना, तो इसके सेंटर पर एक अवयवी कण होगा, इस कोने के अवयवी कण को इस कोने से जोड़े तो ये बीचों बीच जाएगा ना। तो कहने का मतलब एक अवयवी कण इसके बीच में आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ, तो यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2r, और इसका तो आधा ही रहेगा ना, तो इसका हो जाएगा r, और इसका भी कितना हो जाएगा, r। तो अगर इस यहाँ से यहाँ तक की सीधी लंबाई देखें तो ये r के पद में कितना होगा, 4r, ठीक। तो देखिए ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पर एक अवयवी कण होगा, एक यहाँ बीच में होगा, एक कहाँ होगा, इस किनारे पर, इस एक दूसरे से क्या होंगे, सटे हुए होते हैं, ठीक। ये एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, इसलिए इसकी त्रिज्या r, इसका मानेंगे तो r इधर, और इसका कितना है, r, ठीक है। तब जा कर के अगर AC का मान त्रिज्या के पद में निकालें तो कितना होता है, 4r, और अगर AC का मान भुजा के पद में निकालें तो √2a, और a को जोड़ देते हैं, BC को, तो इसका वर्ग करके जोड़ देते हैं, इसका वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो आ जाता है इसकी लंबाई कितनी, करनी में 3 × a। तो यहाँ निकाला गया है AC बराबर √3 × a, तो AC दोनों बराबर है, तो a 4r बराबर √3 × a हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4r बटे करनी में 3, ठीक। तो सब वैल्यू उसमें रख दिया गया है, तो संकुलन क्षमता कितना आ गया, 68%, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, षटकोणीय निविड़ संकुलन क्षमता। अब देखिए भैया, इसकी जो, इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड एफिशिएंसी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक efficiency of hexagonal closed packed structure, ठीक। अब देखो भैया, इसके जो संरचना होती है षटकोणीय की, एकदम सेम टू सेम किसकी तरह होती है, जैसे आप FCC पढ़ चुके हैं उसी की तरह इसकी भी क्या होती है, संकुलन क्षमता। तो आपको केवल यही निकालना है, अगर हम इसको यहाँ से मिला देते क्या हो जाएगा, विकर्ण, ये हो जाएगी भुजा, ये भी क्या हो जाएगी, भुजा। तो यहाँ अगर हम नामकरण कर दें ABC, तो AC का मान आप निकाल सकते हैं, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो AB का मान a², BC का मान a², तो हो जाएगा 2a² बराबर
यहाँ अगर ए सी स्क्वायर है तो ए सी बराबर हो जाएगा करनी में 2 इंटू ए सी बराबर हो गया। अगर एक अवयवी कण यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, तो ए सी बराबर आर के पद में कितना हो जाएगा 4r। तो यहाँ से हम ए का मान निकाल लेते हैं, √2 इंटू ए बराबर 4r के, तो ए बराबर हो जाएगा 4r बटे करनी में 2। अब इस मान को आप रख सकते हैं इस सूत्र में, P बराबर Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब बटे a क्यूब इंटू 100। ठीक, अब देखो भैया, जो षटकोणीय निविड़ संकुलन क्षमता निकालना होता है तो यह इसकी जो संरचना होती है FCC के समान होती है, इसलिए इसमें भी Z बराबर कितना रखा जाता है 4। तो यहाँ हम रख देंगे 4/3 पाई r क्यूब बटे a क्यूब का मान रखेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 r क्यूब बटे यहाँ 2 करनी में कितना हो जाएगा 2। ठीक, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, तो यहाँ 2 को अगर इससे काटेंगे तो आएगा 32, और 4 चौके 16 से काटेंगे तो आएगा कितना 2। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई करनी में 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो आएगा कितना 6 गुणते कितना 100। अब अगर इन सबको हल करेंगे आप तो आएगा कितना 74%। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो FCC की संकुलन क्षमता, FCC की संकुलन क्षमता बराबर होती है HCP, या इसी को हम कहते हैं CCP के, वह कितनी होती है 74%। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब इसके आगे हमको पढ़ना है एकक कोष्ठिका की बीमा संबंधी गणनाएं। ठीक, यहाँ से आपके बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन 3 नंबर का जरूर आता है, चाहे किसी से पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन बीमा संबंधी गणनाएं से एक क्वेश्चन पक्का आता है और एकदम आसान सा, केवल आपको सूत्र में रखना रहता है। बीमा संबंधी गणनाएं, बीमा संबंधी गणनाएं तो आप लोगों को तो मालूम हो ही होगा। एकक कोष्ठिका की बीमा संबंधी गणनाएं, एकक कोष्ठिका की बीमा संबंधी गणनाएं, बीमा संबंधी गणनाएं। ठीक, देखिए, एकक कोष्ठिका की जो बीमा संबंधी गणनाएं होती हैं उसमें द्रव्यमान, आयतन और घनत्व में संबंध के पद में व्यक्त किया जाता है। तो हम जानते हैं कि इसका जो सूत्र होता है रो बराबर हो, तो रो को हम क्या कहते हैं घनत्व, रो बराबर होता है एकक कोष्ठिका के परमाणुओं की संख्या गुणते परमाणु द्रव्यमान m बटे एकक कोष्ठिका का आयतन गुणते एवोगाद्रो संख्या, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं Na से। ठीक, यह सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर केवल वैल्यू पुट करना रहता है और आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। सीधा का सीधा इसमें आपको दो तीन मान दिए रहते हैं और आपको रो का मान निकालना रहता है। या तो आपसे कभी भुजा की लंबाई पूछ लेगा, या कोर की या त्रिज्या ही पूछ लेता है, कभी कभी परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए पूछ लेता है, एवोगाद्रो संख्या आपको तो मालूम है। तो इसमें कौन क्या क्या है उसको लिख लीजिए। जहाँ रो क्या है घनत्व, जिसको हम क्या कहते हैं डेंसिटी, ये क्या है घनत्व है। जेड क्या है परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या।
परमाणुओं की संख्या। अगर SCC है तो Z बराबर कितना होगा 1, BCC है तो Z बराबर कितना होगा 2, FCC है तो Z बराबर कितना होगा 4, ECC है तो Z बराबर कितना होगा 2। अगर EDCC है तो Z बराबर कितना हो जाएगा 4। आप लोगों को EDCC नया लग रहा होगा क्योंकि इसको हम कहते हैं कोर केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको हम कहते हैं EDG। इसमें D स्मॉल है, EDCC। तो Z बराबर कितना होता है 4। अब आप अगर इस पर कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो सीधा इसका वैल्यू आपको रखना होता है। और NA का मान तो सभी जानते हैं कि कितना होता है 6.022 इंटू 10 के घाते 23। ये आपका क्या है एवोगाद्रो संख्या। ठीक, इस सूत्र को आप एकदम से कंठस्थ कर लीजिए। इस सूत्र पर आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठोस अवस्था में किसी टॉपिक से पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस पर हम आपको कुछ प्रश्न करवा देते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और इस सूत्र का प्रैक्टिस आप अपने से अनसाल पेपर या जो प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं उनसे आप कर लीजिएगा। आपके बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर दिए हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे हम प्रश्न करते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए, एक प्रश्न है भैया, एक तत्व की एकक कोष्ठिका की संरचना अंतः केंद्रित घन यानी BCC है, जिसके एक एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम सेमी क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। यानी कि 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, यानी कितने कणों से मिलकर के वह परमाणु बना होगा। तो आइए चलते देखते हैं। और यह प्रश्न 2020 में पूछा भी गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए 288 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब है इसमें कि भुजा की माप ना। तो जो हमको पिकोमीटर दिया यानी ए का मान दिया कितना, ए बराबर दिया है 288 पिकोमीटर। ठीक, तो इसको हम किस में बदल लें, मीटर में। तो 288 गुणते 10 के घाते -12 क्या हो जाएगा मीटर। सेमी में बदलेंगे तो 288 गुणते 10 के घाते -10 सेमी। अब हमको आयतन निकालना है तो इसका हम क्या कर दें क्यूब। तो हो जाएगा 288 गुणते 10 के घाते -10 का क्यूब। ठीक, तो क्या हो जाएगा सेमी क्यूब। इतना क्लियर। तो आप इसको क्यूब कर दीजिए। तो करेंगे तो 288 का 3 बार गुणा करो। ठीक है, और इसका करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 30 ना सेमी। तो यहाँ आ जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लेते हैं भैया कितना आएगा। इसका जब हम आप गुणा करेंगे तो आएगा टोटल 2.39 2.39 गुणते 10 के घाते -23 सेमी क्यूब। ठीक, एक इसका मान हो गया ए क्यूब। यानी क्या हो गया एकक कोष्ठिका का आयतन। इसको हम क्या कहेंगे एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर इतना। अब देखिए कि हम निकाल लेते हैं 208 ग्राम तत्व का आयतन। तो इसलिए 208 ग्राम तत्व का आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना 208, घनत्व कितना 7.2
2। तो भाग दोगे तो भैया 3 सते 21 ना, तो लगभग कितना आएगा 28 दशमलव, भाग दे ले रहे हैं भैया, भाग दे दो भैया, भाग देंगे तो आएगा कितना 28.88 सेमी। कितना आएगा 28.88 सेमी क्यूब हो जाएगा। ये किसका है 208 ग्राम। तत्व का आयतन इतना हो गया। ठीक, अब ध्यान से सुनिए कि पूरे तत्व का जो आयतन है वह इतना है और एक एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है 2.39 गुणित 10 के घाते -23। अब हम अगर इसमें परमाणुओं की संख्या निकालना हो तो इतने में इतने से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी बर्तन में कुछ अवयवी कण है, कहने का मतलब बर्तन में अवयवी कण रखे गए हैं और उसके एक कण का जो आयतन है वह है कितना 5 mm ना, या 5 सेमी क्यूब है। तो उसमें कितने होंगे, मतलब कि एक अवयवी कण के पूरे बर्तन का आयतन में भाग दे देते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड पर छोटे छोटे 1 सेमी क्यूब के बहुत सारे अवयवी कण उपस्थित हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमको पूरे इस बोर्ड का आयतन मालूम है तो उस एक कण से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा इसमें कितने कण हैं। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं कि परमाणुओं की संख्या बराबर तत्व का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो तत्व का आयतन कितना है 28.88 बटे इसका कितना है 2.39 गुणित 10 के घाते -23। अब आप इसको हल कर लीजिएगा तो कितना आएगा 12 दूना 24। हाँ, तो लगभग 12 दशमलव कुछ गुणित 10 के घाते 23। अब आप भाग कर लीजिएगा 28.88 में 2.39 से हम भाग करके देख लेते हैं भैया कितना आएगा 12.08 आएगा। 12.08 गुणित 10 घाते 23 परमाणु आ जाएगा। अभी देखिए ये आपका पूरा आंसर नहीं है, अभी कहा है कि जो कोष्ठिका है वह क्या है BCC है। तो BCC में परमाणु संख्या कितनी होती है 2। चूँकि दिख रहा है ना, चूँकि BCC में परमाणु बराबर कितने 2 होते हैं, इसलिए कुल परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या 2 गुणित 12.08 गुणित 10 घाते 23। तो कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16 2 1 24.16 गुणित 10 के घाते 23 परमाणु। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए भैया ये आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें देखिए जो जो पहले दिया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक, तो इसमें क्या क्या दिया है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है एक तत्व जिसमें FCC एकक कोष्ठिकाएं हैं, यानी जब FCC है क्रिस्टल जालक तो उसमें Z बराबर कितना होगा 4। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कोर की लंबाई 200 पिकोमीटर है, तो यानी A का मान कितना है 200 पिकोमीटर। पिकोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 के घाते -12 से गुणा करना पड़ेगा। अब अगर इसमें कह रहा है क्या कि एक तत्व इतना है पिकोमीटर संरचना ग्राम में दिया है, जो यम का मान दिया है वह कितना दिया है ग्राम में दिया है। तो ग्राम में दिया तो इसको भी हमको किस में रखना है सेंटीमीटर में रखना। अगर किलोग्राम में दिया होता तो ये मीटर में रहता, ग्राम में दिया इसलिए इसको हम किस में रखेंगे सेंटीमीटर में। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे सेमी में तो 200 गुणित 10 के घाते -10 सेमी हो जाएगा। ठीक, अब आप यम का मान कितना दिया है आपको 200 ग्राम दिया है।
ठीक। Na का मान दिया है भैया, कह रहा है इतने परमाणु है, यानी Na का मान कितना हो जाएगा 24 गुणते 10 के घाते 23। अब आप सीधा सीधा सूत्र में रख दीजिए, रो बराबर होता है Z इंटू एम बटे ए क्यूब इंटू Na। तो Z का मान कितना 4, एम का मान कितना 200 और ए क्यूब का मान कितना हो जाएगा, ए क्यूब का मान तो यहाँ हो जाएगा 200 गुणते 10 के घाते माइनस 10 का होल क्यूब। Na का मान कितना 24 गुणते 10 के घाते 23। अब देखो भैया यहाँ हो जाएगा 4 गुणते 200 बटे यहाँ 200 गुणते 200 गुणते 200 गुणते 10 के घाते माइनस 30 गुणते 24 गुणते 10 के घाते 23। एक 200 से एक 200 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दो 4 बटा तो एकर जब गुणा होई तो हो जाएगा 4 गुणते 10 के घाते यहाँ 4, ठीक 4 हो जाएगा। उसके बाद गुणते 10 के घाते माइनस 23 गुणते 24 गुणते 10 के घाते 23, ठीक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 1, यहाँ इसमें से जाएगा तो बचेगा 10 के घाते माइनस 26 गुणते 24 गुणते 10 के घाते 23। अब इसमें अगर हम घटाएंगे तो आएगा 10 के घाते 3 बचेगा, तो 10 घाते 3 ऊपर चले जाएगा तो यानी 1000 ऊपर और नीचे कितना बचेगा 24, ठीक। अब इसका अगर हम भाग करें 4 से काटें, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा 4 पंचे 20, इतना 6 चौके 24, 1 बचा 6 एकन्नम 6, 4 बचा 6 छवा के 36, तो आ जाएगा कितना आपका 41.66 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। तो रो का मान कितना आ जाएगा 41.66। एक बार चेक कर लीजिएगा काउंटिंग, तो रो का मान आ जाएगा कितना 41.66 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ठीक। अब आप लोग इसका अभ्यास करिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर का अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। अगर आवश्यकता पड़ी तो लाइव भी आ जाएंगे और उसमें भी आपको जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व करा देंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।